डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक जैन और आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस पार्ट में हम लोग किरचॉफ लॉ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं और हम लोग कुछ बहुत ही शानदार मेथड देखने जा रहे हैं जिससे आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएं। आप विद इन सेकेंड किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और दोनों मेथड का हम लोग कंपेरिजन करेंगे। ठीक है ना। एक मेथड आप जो लूप लॉ आप पढ़ते थे और दूसरा होगा आज नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो आइए देखते हैं किरचॉफ लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग एक बार किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ की डेफिनेशन को रिपीट करते हैं। तो आप ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक किरचॉफ लॉ की डेफिनेशन दिखाई दे रही है। ठीक है, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है या किरचॉफ करंट लॉ, ये क्या कहता है? इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन। फर्स्ट लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसे जंक्शन लॉ भी कहते हैं। और हम लोग पहले देख चुके हैं कि यदि कोई जंक्शन है, इस पे कुछ आने वाली करंट है I1, I2, I3, I4 और कुछ जाने वाली करंट है I5, I6। ठीक है ना। तो टोटल इनकमिंग करंट, जितनी करंट इस जंक्शन पर आ रही होंगी उतनी ही करंट इस जंक्शन से वापस जाएंगी। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू I5 प्लस I6। ठीक है ना। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, या फिर हम इसको इक्वल टू के साथ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी होगा माइनस का। तो हम कह सकते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट और मीटिंग एट ए जंक्शन विल ऑलवेज बी जीरो। ठीक है ना। ये हो गया किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसके बाद देखते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। इसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। नीट के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ कौन सा होता है, तो आप कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और किरचॉफ सेकंड लॉ कौन सा होता है, तो आप कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। इन एनी क्लोज्ड लूप सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। किसी भी क्लोज्ड लूप में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उनका सम इक्वल टू जीरो होता है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था बैटरी में आपको लगाने हैं प्लस माइनस प्लस माइनस, बैटरी का बड़ा डंडा प्लस छोटा वाला माइनस। और रेजिस्टेंस में साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं? किसी भी रेजिस्टेंस में जहां से करंट एंटर करेगी वो प्लस, जहां से बाहर निकलेगी वो माइनस। तो देखिए, इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रही है। ठीक है ना। पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, रेजिस्टेंस का ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। अब किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के चलते हैं और लौट के उसी पॉइंट तक आना है और रास्ते में जितने भी वोल्टेज मिले उन सारे वोल्टेज को हमें ऐड करते हुए चले आना है। ठीक है ना। तो देखिए, इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़े। देखिए, ये हम प्लस में एंट्री ले रहे हैं तो प्लस E2 प्लस E2। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, निकले कहां से उससे कोई मतलब नहीं, एंट्री आपने कहां पे ली वो आपको लिखना है। इसके बाद हम रेजिस्टेंस में जाते हैं और प्लस में एंट्री लेते हैं तो प्लस आपको लगाना है। रेजिस्टेंस को वोल्टेज कैसे बनाते हैं? IR, तो IR2। इसके बाद फिर प्लस में जाते हैं, प्लस IR1। इसके बाद माइनस में जाते हैं तो माइनस E1 इक्वल टू जीरो। इससे क्या होगा? IR1 प्लस IR2 इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक है। देखिए, अब इसकी डेफिनेशन आपको बुक्स में किस टाइप से लिखी हुई मिलेगी, तो आप ये देखिए, इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMFs is equal to algebraic sum of product of resistance and current flowing through them. It is also called loop rule. ठीक है। and this law is based on law of conservation of energy. ठीक है ना। तो इसमें आपको किताबों में ऐसा मिलेगा कि किसी भी क्लोज सर्किट में करंट और उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, इसका अलजेब्रिक सम टोटल EMF के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो एक ही बात है, चाहे हम सिग्मा भी इक्वल टू जीरो लिखें या फिर हम इस तरह से। तो आप 12th क्लास के अगर स्टूडेंट है और आपको 12th का एग्जाम देना है तो आप बुक्स की लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन वाले स्टूडेंट के लिए ये ज्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि आपको तुरंत याद हो जाएगा सिग्मा भी इक्वल टू जीरो। ठीक है। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको लूप मेथड से सॉल्व करेंगे, इसमें टाइम देखेंगे कितना लगता है। इसके बाद
इससे बहुत शॉर्ट मेथड जिसका नाम है नोडल एनालिसिस, उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। फाइंड करंट फ्लो इन 2 ओम रेजिस्टेंस इन गिवन सर्किट। ठीक है ना। इस नेटवर्क में आपको 2 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट के बारे में पता लगाना है कि इसमें कितनी करंट फ्लो होगी। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये 2 लूप दिखाई दे रहे हैं, लूप 1 और लूप 2। ठीक है ना। दोनों लूप में करंट की डायरेक्शन लेते हैं, एक में I1 और दूसरे लूप में करंट लेते हैं I2। ठीक है ना। I1 करंट कैसे फ्लो हो रही है, इस तरह से। I2 कैसे फ्लो हो रही है, इस तरह से। ठीक है ना। I1 I2 की डायरेक्शन आप जो भी चूज करना चाहें वो आप ले सकते हैं, ये केवल आपकी मर्जी है। ठीक है ना। आप चाहें तो दोनों करंट क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी एक को क्लॉकवाइज दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे। ठीक है। और यदि किसी भी करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है जो डायरेक्शन हमने चूज की है वो डायरेक्शन गलत है, अब उसकी सही डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग I1 और I2 की डायरेक्शन चूज करते हैं। ठीक है। I1 I2 कैसे लेना है, जितने भी सेपरेट लूप हों, ठीक है ना, उतनी करंट लेंगे। तो यहाँ पर एक सेपरेट लूप आपको ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ये लूप दिखाई दे रहा है, तो आपको करंट लेनी है I1 और I2। कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे सर ये भी तो एक लूप है। ठीक है ना। ये भी एक लूप है, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं सेपरेट लूप की। ठीक है। अब आप इसमें देखिए, इसको हम थोड़ा स्पीड से लिखेंगे। ठीक है। तो स्पीड से लिखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था। देखिए, अगर हम फर्स्ट लूप की बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट लूप के टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस है, 2 + 1 + 1। ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस है 4, तो आपको लिखना है 4I1। ठीक है। फर्स्ट लूप की बात हो रही है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस, इसमें आपको करंट का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। अब हमें देखना है कॉमन ब्रांच कौन सी है, तो आप ये देखिए कॉमन ब्रांच है 2। ठीक है ना। कॉमन ब्रांच ये है और कॉमन ब्रांच में टोटल कितने रेजिस्टेंस है, 2 ओम। ठीक है ना। अब आप ये देखिए I1 तो यहाँ से जाएगी ऐसे, I1 की डायरेक्शन ये होगी और I2 इसमें इसके अपोजिट आ रही होगी। ठीक है ना। तो I1 और I2 की डायरेक्शन अपोजिट है। कॉमन ब्रांच में जितने भी रेजिस्टेंस है उनका सम कीजिए और -2I2। ठीक है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर करंट की डायरेक्शन एक ही होती तो हम इसको प्लस कर देते। ठीक है ना। इसके बाद ठीक है, अब हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे। सबसे पहले माइनस में जाते हैं तो -5। ठीक है। और इसके बाद प्लस में आते हैं तो +10। ठीक है ना। बैटरी को हमें देख के चलना है, यदि आप माइनस वाले में एंट्री लेते हैं, ठीक है, तो आपको माइनस लगाना है, और अब आप प्लस में एंट्री लेते हैं तो प्लस लगाना है। ठीक है ना। = 0। तो ये कितना आ जाएगा, -5 + 10, यहाँ पर होगा +5 = क्या हो जाएगा, 5। ठीक है। तो = हो जाएगा, सॉरी, -5। ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर है। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब हम सेकेंड लूप की इक्वेशन लगाते हैं। देखिए, सेकेंड लूप में टोटल कितने रेजिस्टेंस हैं, 1 + 2, ये हो गया 3I2। ठीक है। अब हम सेकेंड लूप में हैं तो सेकेंड लूप के टोटल रेजिस्टेंस और सेकेंड लूप की करंट माइनस क्या करेंगे। देखिए, I2 ऊपर से नीचे आ रही है, I1 नीचे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -2I1। ठीक है। अब हम बैटरी के लिए देखते हैं तो +1। देखिए, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, प्लस में एंट्री ले रहे हैं तो +1 = 0। इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, =-1। ठीक है इतना। अब आप ये देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है और हमें I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो आप ये देखिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन में ऐड करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4I1। ठीक है। इसमें ऐड भी करते हैं, -4I1। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +6I2 = इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा, 4I2 = -7। ठीक है ना। 4I2 = -7, तो I2 की वैल्यू क्या आएगी,
-7/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस आया है, माइनस का मतलब जो डायरेक्शन हमने चूज की है वो डायरेक्शन गलत है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। ठीक है, मैंने जानबूझ के ऐसा लिया था कि यहाँ पर माइनस आए। ठीक है, अब आप ये देखिए, अब I2 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखें और I1 की वैल्यू को फाइंड करें। ठीक है ना, इस इक्वेशन में रखते हैं, कितना आ जाएगा 3 इंटू -7/4। ठीक है, जैसी वैल्यू आई वैसी वैल्यू आपको रखना है, -2I1 इक्वल टू -1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा -21/4, तो -2I1 इक्वल टू -1, इस तरफ जाके हो जाएगा +21/4। ठीक है, एलसीएम आएगी 4, ये कितना होगा -4 + 21, तो आएगा -17/4। ये है -2I1 की वैल्यू। ठीक है, सॉरी, +17/4, ये है -2I1 की वैल्यू। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू होगी -17/8 एम्पियर। ठीक है, I1 और I2 दोनों की वैल्यू आ चुकी है, I2 की वैल्यू -7/4 और I1 की वैल्यू -17/8। ठीक है ना, अब आप ये देखिए दोनों की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे दोनों लूप की डायरेक्शन गलत है। तो सही डायरेक्शन क्या होगी, तो सही डायरेक्शन के लिए एरो आप यहाँ से हटा के इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें। ठीक है ना, एरो बदल दिया तो अब डायरेक्शन भी बदल चुकी है और इसकी वैल्यू भी माइनस से हो जाएगी प्लस। ठीक है ना, तो I1 की वैल्यू क्या हो गई +17/8। प्लस क्यों किया, क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब आप ये देखिए I2 में भी ऐसे ही करेंगे, I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू हमारे पास आई है -7/4। ठीक है ना, तो इसकी भी डायरेक्शन गलत होगी, सही डायरेक्शन ये होगी। ठीक है ना, अब हम इसमें भी प्लस लगा देंगे। ठीक है ना, जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज करते हैं फिर हम इसको प्लस लगा देते हैं। ठीक है ना, अब आप ये देखिए इस सर्किट में I1 करंट कहां से फ्लो हो रही, ये होगी इसकी एक्चुअल डायरेक्शन। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं ए और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी। ठीक है ना, तो I1 फ्लो हो रही है ए से बी और I2 कैसे फ्लो होगी, बी से ए। अब हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू आ चुकी हैं 17/8 और 7/4। इसका मतलब यह है कि I1 की वैल्यू I2 से बड़ी होगी। ठीक है ना, ये है I1 और ये है I2। I1 इज ग्रेटर देन I2 और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो करंट फ्लो इन 2 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्वल टू I1 माइनस I2। ठीक है ना, I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू पुट करते हैं 17/8 माइनस 7/4, कितना आएगा 8 आएगी एलसीएम, 17 माइनस ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 3/8। ठीक है, इक्वल टू 3/8। 3/8 कौन सी करंट होगी, 2 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट 3/8 एम्पियर। डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन लूप लॉ से सॉल्व किया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं जिसका नाम है नोडल एनालिसिस। ठीक है, देखिए नोडल एनालिसिस में सबसे पहले हमें फाइंड करने हैं नोड, नोड या जंक्शन। जंक्शन क्या होते हैं, जहां पर दो से अधिक ब्रांच मिलती हैं। तो यहाँ पर हमें दो जंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला जंक्शन है, दूसरा ये जंक्शन है। ठीक है ना, इन दोनों में से किसी भी एक को अर्थ करना पड़ता है, तो जनरली हम लोग नीचे वाले को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, और ऊपर वाले को हम यहाँ पर एक पोटेंशियल देते हैं V। ठीक है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V। ठीक है, मेथड आप एक एक स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिए। इसके बाद ये देखिए यहाँ से निकलने वाली तीन करंट हम लेते हैं, I1, I2, I3। ठीक है, यदि आप चाहें तो कुछ जाने वाली कुछ आने वाली करंट भी ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी वैसा आप ले सकते हैं। यदि I1 इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम उसका वैल्यू फाइंड करने के बाद साइंस का एरो चेंज कर देंगे। ठीक है ना, अब आप ये देखिए
इस पॉइंट पर हमें किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करना है। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन। ठीक है ना? तो इस जंक्शन पर ये तीनों जाने वाली करंट है। ठीक है, कौन कौन सी? I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? 0। यहां तक बात क्लियर है? इस पॉइंट से तीनों जाने वाली करंट है, तो इन तीनों का सम होगा 0, क्योंकि आने वाली कोई करंट है नहीं। ठीक है, तो ये तो हमें सारे क्वेश्चन में इतना प्रिंसिपल लगाना ही है। ठीक है, अब आप ये देखिए, कुछ बातों का हमें याद भी रखना है। देखिए, यदि ये बैटरी है तो ये करंट को कैसे फ्लो कराती है? प्लस से माइनस की ओर। ठीक है ना? ये बात सबको मालूम है, प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो करवाती है। अब आप ये देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे I1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना? तो I1 को कौन फ्लो करवा रहा है? ये वाला पोटेंशियल V। ठीक है ना? तो I इक्वल टू क्या होता है? V ओवर R। V। अब हमें क्या करना है? करंट I1 कहां से कहां तक फ्लो होगी? इस पॉइंट से लेके अगले पॉइंट तक, अगले नोड तक, इस नोड से अगले नोड तक करंट I1 को फ्लो करवाना है। ठीक है ना? तो अब आप ये देखिए, टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो वोल्टेज एक तो हो गया V। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये 5 वोल्ट की बैटरी, हमें ये चेक करना है कि इसका अपोज करेगी कि सपोर्ट करेगी। तो अभी वाला मैंने आपको बताया था कि बैटरी के प्लस से करंट जाती है और माइनस पे वापस आती है, तो इसकी करंट फ्लो कराने की टेंडेंसी क्या होगी? आगे साइड, और ये V की हेल्प करेगी, तो +5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली बैटरी मिलती है, इस बैटरी की टेंडेंसी क्या होगी करंट फ्लो कराने की? इसके अपोजिट। ठीक है ना? तो यहाँ पे लगाना है -10। ठीक है, ओवर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? यहां से लेके यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस 1 + 1 2 प्लस I2 के लिए देखते हैं। ठीक है ना? करंट कौन फ्लो करवा रहा है? ये वाला पॉइंट V। ठीक है, V। रास्ते में कोई बैटरी है नहीं, तो ओनली V आएगा, ओवर रेजिस्टेंस कितना है? 2 प्लस I3 के लिए क्या होगा? देखिए, कौन फ्लो करवा रहा है करंट? V। आगे बढ़ते हैं, ये 1 वोल्ट, ये भी इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा, तो ये इसकी हेल्प करेगा, तो +1 ओवर यहां से यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 1। ठीक है ना? इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, 5/2 V/2 और यहाँ से V + 1 ओवर 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना? एलसीएम कितना आएगा इसकी? 10, इसकी 2। एलसीएम आएगी 2, तो क्या बचेगा? V - 5, ठीक है, प्लस V प्लस 2V प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना? अब आप ये देखिए, यहाँ से क्या होगा? V प्लस 2V, ये होगा 4V -5 प्लस 2, तो अंदर बचेगा -3, इस तरफ जाके हो जाएगा +3। ठीक है ना? तो V की वैल्यू क्या आएगी? 3/4। ठीक है ना? अब आप ये देखिए, I2 की वैल्यू क्या है? ये लिखिए, I2 की वैल्यू V/2। ठीक है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं I2 इक्वल टू V/2। तो I2 की वैल्यू क्या आएगी? V की वैल्यू 3/4, ठीक है, इंटू 2 इक्वल टू 3/8 एम्पियर। डायरेक्शन क्या होगी? इसकी वैल्यू देखिए पॉजिटिव आई है, मतलब जो डायरेक्शन हमने चूज किया वो डायरेक्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से भी आंसर आएगा 3/8। अब आप ये देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग चाहें अगर थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो विद इन कुछ फ्यू सेकंड हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? नोड आपको देखने हैं, 3 करंट आपको बनानी है, I1 प्लस I2 प्लस I3 एक कॉमन स्टेप है। इसके बाद टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक सिंगल इक्वेशन है। ठीक है ना? एक सिंगल इक्वेशन सॉल्व करना बड़ा आसान काम है। V की वैल्यू आ जाएगी, इससे हम I1 I2 I3 किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यदि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको कुछ ही सेकंड में इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आंसर एक ही आता है किसी भी मेथड से। अब आप एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सीबीएसई 12th क्लास में आ चुका है। इसमें आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे 4 ओम में कोई करंट फ्लो ना हो। ठीक है ना? अब आप ये देखिए, यहाँ पर आपको कितने लूप दिखाई दे रहे हैं? लूप 1 और लूप 2। इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? लूप मेथड से भी और नोडल। अब आप ये देखिए,
क्वेश्चन में गिवन है कि 4 ओम में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए हमें यहाँ पर सेपरेट दो लूप दिखाई दे रहे हैं, तो हम दोनों लूप में करंट की डायरेक्शन लेते हैं I1 और I2, ठीक है ना। डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, ठीक है ना। इस 4 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, और आपके हिसाब से कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, I1 माइनस I2, ठीक है ना। इतनी करंट फ्लो हो रही होगी इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है, I1 इक्वल टू I2, ठीक है ना। यानी I1 और I2 एक ही लूप होंगे, जो I1 होगा वही I2 होगा, ठीक है ना। अब हम इस छोटे वाले लूप में चलते हैं, इस लूप में, ठीक है ना। इसके लिए इक्वेशन देखते हैं फर्स्ट लूप के लिए। आगे बढ़ते हैं बी पॉइंट से। सबसे पहले आप -20 लेंगे तो माइनस लगाएंगे, -9, ठीक है ना। अब पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये चूज की है। +1 I1 +1 I1, ठीक है, +4 में फ्लो होने वाली करंट है 0, तो 4 × 0, लेकिन यहाँ वोल्टेज कंसीडर करना होगा, +6 इक्वल टू 0, ठीक है। इससे क्या आएगा, 1I1 + 1I1 यानी 2I1, 2I1 ये होगा -3, उस तरफ जाके हो जाएगा 3 इक्वल टू 3। तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, I1 की वैल्यू आएगी 3/2, और यही वैल्यू होगी I2 की, ठीक है ना। I1 और I2 दोनों की वैल्यू होगी 3/2, ठीक है। अब हम सेकंड वाले लूप में इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। सेकंड लूप में लगाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़े, -6 +4 × 0, क्योंकि इसमें फ्लो होने वाली करंट 0 गिवन है, ठीक है ना, प्लस I2 × R इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -6, ये 0 हो गया। I2 की वैल्यू क्या आई है, I1 और I2 इक्वल है, इसकी वैल्यू है 3/2, R इक्वल टू 0, 6 तरफ जाएगा, तो 3/2 R इक्वल टू 6, R इक्वल टू आ जाएगा 3 × 2 = 6, R इक्वल टू आएगा 4 ओम, ठीक है ना। तो इस मेथड से यदि हम R की वैल्यू फाइंड करते हैं तो R की वैल्यू क्या आती है, 4। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग नोडल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पर दो जंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला जंक्शन, एक ये वाला जंक्शन, ठीक है ना। जो B से कनेक्टेड है इसको हम अर्थ करते हैं, और जो पॉइंट E है इसका वोल्टेज लेते हैं V, ठीक है ना। इसके बाद 3 जाने वाली करंट I1 I2 I3, ठीक है, I1 + I2 + I3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आपको गिवन है I2 की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, ये आपको पहले से गिवन है, लेकिन अभी हम अपने हिसाब से I1 I2 और I3 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस, कहाँ तक आना है, यहाँ से लेके इस नोड तक, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, V -9 ओवर, ठीक है, 1 + 1, 1 + 1 ये हो जाएगा 2, प्लस I2 की वैल्यू क्या होगी, V -6, 6 इस तरफ करंट फ्लो कराएगा, उसका अपोज करेगा, इसलिए -6, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना है, 4, प्लस I3 कितना होगा, V, यहाँ कोई बैटरी है नहीं, V ओवर R इक्वल टू 0, गिवन है I2 की वैल्यू 0 है, 4 ओम में जाने वाली करंट 0 है, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। कौन सी वैल्यू 0 होगी, V -6 ओवर 4 इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई कर दोगे, V की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में V की वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है ना। तो V की वैल्यू क्या आती है, 6 -9 ओवर 2, ठीक है। इस वाली टर्म की वैल्यू पहले से 0 थी, प्लस V ओवर R, V की वैल्यू क्या आई है, 6 ओवर R इक्वल टू 0, ये कितना आएगा, -3/2, इस तरफ जाके +3/2, तो 6 ओवर R इक्वल टू 3/2, 3 × 2 = 6,
ठीक है, R इक्वल टू आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो हम एक ही क्वेश्चन को कई मेथड से फाइंड कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक है।